You are most welcome in Biology channel, the Bio Guru with धनंजय। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आप सभी जानते हो क्लास 12 के जो बच्चे बोर्ड अपीयरिंग है उसके बाद वो नीट के एग्ज़ाम में भी अप्लाई करेंगे और उसके बाद मतलब उनको बहुत कम समय मिलेगा कि बोर्ड का एग्ज़ाम एंड होने के बाद में फिर वो 12th का रिवीजन नहीं कर पाएंगे और उनको फिर 11th का भी देखना होगा। तो क्यों ना आप जो इस समय आपके बोर्ड के जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इतनी तैयारी कर लें कि आपका बोर्ड में भी मैक्सिमम स्कोर हो और साथ में अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट का एग्ज़ाम है या कोई CUET का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्स होता है वहाँ पर भी अच्छा स्कोर करें। क्योंकि जो ये बेटा यूनिट है आपके क्लास 12 के बायोलॉजी सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद बहुत से लोग BSc बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, BTech बायोटेक्नोलॉजी करते हैं और नीट के सिलेबस में आता ही आता है, चूँकि बहुत मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एप्लीकेशन है और इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन ऑल द रिसर्च इन द बायोलॉजी going on in this field, cytogenetics, genetics, molecular biology and biotechnology. So keeping in the mind this chapter is very important. आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी से 10 से 12 नंबर का आपका वेटेज आता है, 10 से 12 नंबर का वेटेज आता है। अब ये 10 से 12 नंबर 2 चैप्टर हैं आपके पास में और इन 2 चैप्टर में अगर आप मिनिमम 10 रखें तो 5 का स्प्लिट कर सकते हैं और अगर आप 12 मार्क्स मैक्सिमम मान लें तो इसमें आप 6+6 या प्रोपोर्शनल चेंज हो सकता है, किसी चैप्टर से 7 का आ सकता है, किसी से 5 आ सकता है, पर ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मैंने अपने प्रीवियस जो लेक्चर वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है प्लाज्मिड PBR 322 उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया था और जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स थे या जो की कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। मैंने आपको डिस्क्राइब मतलब उसको एक इलाबोरेटिव वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने का एफर्ट किया था, तो उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देख लेंगे और उनको श्योरली बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज बेटा जो हम लोग टॉपिक का डिस्कस करेंगे उसमें लेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हो तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हैं तो उसमें पाएंगे एक रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA। यहाँ आप इसमें DNA भी ऐड कर सकते हैं। ये ध्यान है, अगर वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या वो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दोनों का मीनिंग एक ही होगा, सिमिलर ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान कभी कभी देते हैं व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RDT, अपनी याद करने के लिए टूल्स ऑफ RDT। तो आपको इससे मेमोरी बूस्टअप होगी, तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। और आप सिंपली भी लिख सकते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते TRT, तो आपको याद रहेगा। अब इसमें अगर आप पिछले अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, 5 साल का अगर आप पेपर देखें किसी भी पैटर्न का CBSE में आ रहा हो, चाहे जो आपका 2021 के पहले का जो पेपर पैटर्न था वो हो या अभी का पेपर पैटर्न जो पिछले 3 साल से आ रहा है, जो सेक्शन A, B, C, D, E, तो आप क्वेश्चन को MCQ में भी पा सकते हैं, 2 मार्कर में भी पा सकते हैं, आप इसको 3 मार्कर में भी देखेंगे। केस बेस्ड सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी इसका इनपुट काफ़ी ज़्यादा होता है और ऑफकोर्स से बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, अगर 5 मार्कर सेक्शन का जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी आता है।
तो बेटा इसको हम लोग बहुत जल्दी जल्दी जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं, इसमें क्या लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, जितने भी मार्क्स में आता है, एमसीक्यू में 1 नंबर में आता है, तो आप तैयार करिए इलैबोरेटिव वे में, डिस्क्रिप्टिव वे में, और पूरे कॉन्सेप्ट रखिए। अगर आप 5 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप 3 मार्कर, 2 मार्कर, सोर्स बेस, केस बेस एंड इवन इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, एसोसिएशन, सब कुछ तैयार कर रहे हैं। तो मेरा सजेशन माय डियर स्टूडेंट्स सभी को यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन 10 नंबर, 2 मार्कर, 1 मार्कर एमसीक्यू के लिए मत तैयार करिए। डोंट प्रिपेयर फॉर दैट थिंग्स। आप सिर्फ तैयार करिए लॉन्ग आंसर, डिस्क्रिप्टिव, इलैबोरेटिव, क्रिएटिव, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आंसर को डिलीवर करने के लिए कॉपी में आप फुल लेंथ आंसर की प्रिपरेशन कीजिए। डोंट प्रैक्टिस जैसे ये प्रीवियस ईयर में 3 मार्कर का आया था, उसके पहले 2 मार्कर में आया था, तो कोई गारंटी नहीं कि इस बार वो 5 मार्कर में आ जाए। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि आप फुल लेंथ आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर, इलैबोरेटिव आंसर, एनालिटिकल आंसर, जो भी कॉम्पिटेंसी के रिक्वायरमेंट है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आंसर स्क्रिप्ट के, वो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको ब्रीफिंग देखते हैं। अगर टूल्स की बात आए तो पहले इसमें क्या क्या टूल्स हैं उनको आप फिंगर टिप रखिएगा। ठीक है, बाकी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उसको जरूर पढ़िएगा, उसको आप रीड करिए, लाइन टू लाइन पढ़िए, एक एक वर्ड की वर्ड को अंडरलाइन करिए, और उसके बाद एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आपका जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो जो आपके स्कोर आएंगे बायोलॉजी में ना, यू विल फील प्राउड योरसेल्फ, योर फैमिली विल फील प्राउड ऑन यू एंड एवरीबॉडी फील प्राउड ऑन यू। ठीक है, हालांकि मैं मार्क्स के पीछे बहुत नहीं परस्यू करूंगा कि मार्क्स ही सब कुछ है, लेकिन आप अच्छी तैयारी करते हैं, आपका स्कोर अच्छा आता है, फ्यूचर में आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कोई फेलोशिप लेनी है, ओवरसीज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, उस टाइम पे मार्क्स बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। कभी कभी 1-2 नंबर ऊपर नीचे होने से आपका कट ऑफ नीचे हो जाता है, आपको एप्लीकेशन नहीं प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है तो फाइनल आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो बेटा इसलिए बताता हूँ, कभी भी आप जाएंगे टूल्स ऑफ रिकमेंडेड, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ा है तो जरूर आएगा। तो बेटा टूल्स क्या है, टूल्स होते क्या है? ये टेक्नोलॉजी के मीडियम्स हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी को, किसी भी मेथड को आप जो अप्लाई करते हो, तो पहले आप देखो टूल्स है क्या। आप सिंपली देखिए व्हाट इज टूल्स। टूल्स होता क्या है? ऑल मीन्स, ऑल मीन्स। अब यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में ये आपके होंगे लिविंग होंगे, मॉलिक्यूलर होंगे, बायोमॉलिक्यूलर होंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ऑल मीन्स, ऑल मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स। यहाँ बायोमॉलिक्यूल्स की ही बात करेंगे। ऑल मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें क्या हो सकता है आपका? एंजाइम हो सकता है ना? इसमें एंजाइम्स हो सकते हैं आपके। इसमें क्या हो सकता है? प्रोटीन्स हो सकते हैं, अगर हो सकता है तो प्रोटीन्स हो सकते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। और होस्ट सेल हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा। होस्ट सेल मीन्स इसमें प्लांट हो सकता है, एनिमल का सेल हो सकता है, या कोई प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है। आपका वायरस भी हो सकता है इसमें, आपका इसमें फंगल सेल भी हो सकता है। तो इतनी चीजों को, ये जो आपका दिया है, दीज आर द मेन टूल्स दैट गोइंग टू बी यूज्ड इन रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसको अभी आपके बोर्ड में लिखना कैसे है, या कि रेसिपी है। जब भी टूल्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इतनी चीजें हमको बतानी पड़ेंगे कि हम अगर कभी भी रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन में ले जा रहे हैं तो हम लोग को इतने टूल्स को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो पहले बेटा आप एंजाइम्स की बात कर लें, ठीक है। अब इसको हम लोग डेसिफर करते हैं टूल्स को। ये आप समझ लीजिए टूल्स क्या है। पहला आता है टूल्स में एंजाइम्स की
जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम पहला जो आता है जिस पे पूरी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है, या यो कहें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो पहला बेटा होगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहला जो आपका टूल है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आपको याद रखना है। डिटेल में हम लोग इसको किसी और वीडियो में, किसी और लेक्चर वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज ही मैं कोशिश करूंगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के सब्जेक्ट में आपको मैं आज ही इलाबोरेट कर दूं कि ये क्या होते हैं, कैसे इनको आइसोलेट किया गया, हाउ डिड दे डिस्कवर्ड and what is the procedure of nomenclature of restriction enzymes and how do they apply in the recombinant DNA technology। so इसको देखते हैं। restriction enzyme सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल है, वो है आपका बेटा कि डीएनए को आपको क्या करना है, कोई भी चीज आप करोगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन होना ही है, डीएनए की कॉपीज बनानी पड़ेंगी। क्योंकि क्या होता है बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम एक हाइब्रिड डीएनए प्रिपेयर करते हैं, फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाकर उनसे हम क्या करते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है इसमें। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आएगा, ये पहला एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ध्यान रहे सबको, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपके फिंगर टिप पे होना, आप ऐसे फिंगर टिप लो, पहला होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है पॉलीमरेजेस। पॉलीमरेजेस, ये सभी पॉलीमरेजेस क्या करते हैं, डीएनए को, जो आपका नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसको पॉलीमराइज करेंगे, जो आपका नया वेक्टर बनेगा उसको क्या करेगा, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने का काम आएगा। तो ध्यान दें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेजेस, ये भी क्या है, एंजाइम्स है। तो एंजाइम की यहाँ दो कैटेगरी हो गई, ध्यान रखना, एंजाइम की दो कैटेगरी हो गई टूल्स में, अभी आपकी दो कैटेगरी हो गई। और थर्ड बेटा होगा इसमें लाइगेजेस या लिगेजेस, ये जो डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट जब आप उसके आपस में जोड़ोगे ना, सीधे बोलते ग्लू की तरह काम करता है, जो चीज ग्लू की तरह काम करता है, जो फ्रेगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल की, या जो शॉर्ट लेंथ जो आपने कट किया है, या जो आप वहां पे अटैच करना चाहते हैं, कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल को अगर जोड़ना है, उसके किसी सीक्वेंस को जोड़ना है, उसके किसी फ्रेगमेंट को जोड़ना है, देन यू विल यूज डीएनए लाइगेज। तो पूरा नाम इसका बेटा होता है डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज कहेंगे, इसका पूरा नाम भी ध्यान रखना, जबकि आता है डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, ये ध्यान रखना। अगर पॉलीमरेज की बात करेंगे तो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, लाइगेज की बात करते हैं तो ये होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डीएनए लाइगेजेस, ये पूरा नाम है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे तो उसको हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ आता है क्लोनिंग वेक्टर। ये मैंने अपने इन माय प्रीवियस जब मैंने आपको दिया था क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड BR322, उस समय बताया था कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। तो एक जो फोर्थ आपका टूल इंपॉर्टेंट है वो है क्लोनिंग वेक्टर, और जो आपका फिफ्थ टूल है वो है होस्ट सेल। होस्ट सेल में आपका माइक्रोब्स हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, एंड इवन प्लांट सेल। सो इसमें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक प्लांट, यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल सेल हो सकते हैं, और प्रोकैरियोट में माइक्रोब्स हो सकते हैं। इसमें आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हम लोग स्टडी करते हैं, आप सभी को पता है। तो बेटा ये है, आपको टूल्स की बात आई कि टूल्स में ये ध्यान रखना है कि जब भी डीएनए रिकॉम्बिनेशन करेंगे या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ध्यान दें इसके 5 टूल हम लोग यूज करते हैं। देयर आर 5 टूल्स ऑलवेज यूज टू कंप्लीट द ऑल द फेजेस ऑफ व्हाट TRT or RDT।
ये बेटा दो एब्रिविएशन जो मैंने दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम लिखना है, ये आपकी लर्निंग को बूस्टअप करेगा, आपकी मेमोरी को बूस्टअप करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी RDT आप लिख लेंगे तो याद आएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या TRT, ये क्या था, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसको ऐसे आपको याद रहेगा ब्रीफ करने के लिए। कम समय में आप कितना ज़्यादा लर्निंग कर पाएंगे, कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, और जब आपको रिफ्लेक्शन करना होगा राइटिंग के टाइम में, हाउ मच यू कैन रिफ्लेक्ट इन योर आंसर स्क्रिप्ट, दैट विल रियली हेल्प यू टू मेक एब्रिविएशन शॉर्ट वर्ड फॉर योर ओन बेनिफिट। इज इट क्लियर? सो बेटा ये 5 टूल हो गए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेजेस, इवन जो आपका लाइगेजेस है बेटा ये भी एंजाइम्स में ही आता है, ठीक है, लेकिन मैंने इन दो को एक साथ यूज किया है, क्योंकि ये जब आप क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट को, डीएनए को कट करते हैं और फिर डीएनए को क्या करते हैं, जो उसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स आते हैं उनके आप मल्टीपल कॉपी बनाते हैं तो काम आता है। तो मैंने दो एंजाइम्स को कपल के कपलेट के फॉर्म में ले लिया। इन दिस टू एंजाइम्स आई यूज एज अ कपलेट एंजाइम, और लाइगेज क्या है, स्टिचिंग एंजाइम है, इसीलिए इसके भी नाम भी बताएंगे। इसको बोलते हैं ग्लूइंग एंजाइम्स, स्टिचिंग एंजाइम भी बोलते हैं, मतलब ये जोड़ने का काम आता है। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं आपको कट किया है कहीं से, मान लो कि जो एलियन डीएनए है उसको आप होस्ट सेल के डीएनए में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपको डीएनए लाइगेज का यूज करना पड़ेगा। क्लोनिंग वेक्टर पता है, जो आपका एलियन डीएनए है उसको आप वन सेल से, डोनर सेल से होस्ट सेल में इंसर्ट करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए हम लोग क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते हैं। और कल मैंने आपको मतलब कल तो मेरे यहाँ की क्लासरूम क्लास थी, बट इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड वन क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड BR322. At that time I explained in very detail how does vectors prepare, how does vectors selected, what is the optimization of the cloning vector selection, what are the features of the cloning vector, everything has been discussed, and please you refer that link, I will share in the description of today's class, ठीक है, तो मैं उसको वहाँ पर शेयर करूँगा। तो बेटा इसको ध्यान रखना। तो आज हम लोग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का देख, कभी कभी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन 2 मार्क 3 में आता है, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएजेस, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक्सप्लेन देयर नोमेनक्लेचर, या एक दो आपको उसके फंक्शन क्या है, तो आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेपरेटली भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया टूल्स। टूल्स में इतनी चीज लिख देना, जब भी टूल्स की बात करेगा डोंट हेजिटेट, व्हाट इज टूल्स, राइट ए डेफिनेशन, सिंपली अपने वर्ड में कुछ भी लिखेगा कि आपके मॉलिक्यूलर टूल्स होते हैं, दीज आर द मींस, दीज आर द प्रैक्टिसेस बाय यूजिंग द बायोमॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, हॉस्ट सेल टू अचीव द डिजायर्ड पोटेंट थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यही आपका टूल्स हो जाएगा, और उस टूल में 5 चीजें जरूर मेंशन करना, और अगर यही आपका थोड़ा लो 2 नंबर का है तो आपने इसको बस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एक लाइन लिख दीजिए क्या होता है, और अगर आपका 3 मार्क्स में आता है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्लासिफाइड कर दीजिए, थोड़ा सा पॉलीमरेजेस को क्लासिफाइड कर दीजिए, और क्लोनिंग वेक्टर के सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, और होस्ट सेल को थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। आपकी बुक में दिया है, और मैं अभी आगे अलग से इसमें मैं जब लेक्चर करूँगा तो आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा हाउ डू यू डिस्क्राइब क्लोनिंग वेक्टर। तो बेटा ऑलरेडी मैंने एक इस पर लेक्चर वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। लेकिन डीएनए लाइगेजेस का मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर डीएनए लाइगेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए लाइगेजेस, और उसका एक्शन साइट क्या होता है, हाउ डू डीएनए लाइगेजेस यू नो प्रोड्यूस इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सो नाउ मूव टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। The restriction enzymes are 2 types. आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा सा अगर आप मेमोराइज करें तो आपको पता चलेगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को 2 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो बेटा डिस्कवरी या जो उसका डेवलपमेंट शुरू होता है वो है आपका 1963। ये ईयर है जहाँ पर 2 एंजाइम डिस्कवर किए गए। मान उनको हम यहाँ पर नेम दे
एंजाइम ई ए डिस्कवर किया गया और एंजाइम ई बी डिस्कवर किया गया। मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, कोई ए एंजाइम हो ए बी नहीं डिस्कवर किया। बेसिकली दे वर डिस्कवर्ड न्यूक्लिएजेस, वो एक एंजाइम थे जो न्यूक्लिएजेस थे और उनके फंक्शनल एस्पेक्ट को जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया गया एक एंजाइम, इसको एज्यूम करते हैं, जो एक एंजाइम था इसने क्या किया, ये जो डिस्कवर किससे किया गया था, इक्वलाइज। अब ध्यान दीजिए, अभी आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। बस इस पर दो एंजाइम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्कवर किए गए, ठीक है। अभी स्पेसिफिक नहीं होते हैं, हमें ये पता है कि 1963 में एरा भी याद रखना, दो एंजाइम आइसोलेट किए गए और वो चूंकि डीएनए पे एक्शन कर रहे थे इसको न्यूक्लिएजेस कहा गया, इतना याद होगा। एंड दीज टू एंजाइम्स आर एज्यूम, मैंने अपनी क्लास में एज्यूम कर लिया, एक आपका ए था और दूसरा आपका ई बी था। तो जो ए था इसका एक्शन किस पर देखा गया, बैक्टीरियोफेज वायरस पे। इसका एक्शन जो देखा गया किस पर देखा गया, दोनों एंजाइम का बैक्टीरियोफेज पे देखा गया। तो उन्होंने पाया जो एक एंजाइम, अब यहां एज्यूम कर लो अभी कि इसने क्या किया, बैक्टीरियोफेज में कौन सा ग्रुप ऐड किया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। बैक्टीरियोफेज के डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। और जो दूसरा जो सेकेंड एंजाइम जो आइसोलेट किया गया उसने बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रोक दिया, बंद कर दिया। ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज 174, ज्यादातर बैक्टीरियो लैम्डाफाज, बैक्टीरियोफाज इन्हीं का यूज करते हैं। एंड फाज 174, फाज जब भी लिखना होता है सर्किल बनाइए, ऐसे कर लीजिए 5 में, ये साइन होता है और इसके आगे इसका नंबर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इसका सिंबल हो गया। तो ये पाया गया जो सेकंड एंजाइम आइसोलेट किया गया, द सेकंड एंजाइम वाज आइसोलेटेड, उसने क्या किया, बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को स्टॉप कर दिया, उसके डेवलपमेंट को स्टॉप कर दिया गया। और जब उसका ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाज स्टॉप। अब ऐसा क्यों हुआ, फर्स्ट वाले ने तो नहीं स्टॉप किया, फर्स्ट वाले ने नहीं स्टॉप किया। फर्स्ट वाले में जो एंजाइम ऐड किया गया उसमें नॉर्मली बैक्टीरियोफाज ग्रोथ करता रहा, डेवलपमेंट करता रहा, डिवाइड करता रहा। बट then the second enzyme was added, growth, multiplication of bacteriophage start. तो जब इसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया, बेटे यहाँ लिख सकते हो, ई को जब ऐड किया तो उसका जो बेटा आपका डीएनए था मिथाइलेटेड हो गया। मिथाइल डीएनए नहीं होता है बेसिकली मिथाइलेटेड, उसका जब डीएनए का जीन का एक्सप्रेशन होता है तो आपने कहा होगा ट्रांसफर आरएनए होता है, मिथाइलेशन वहां पे होता है। सो ऑफ कोर्स जो इसका आपको तो ट्रांसलेशन था जो डीएनए में वहां पे मिथाइलेशन हो गया। तो सिंपली लिखोगे एक एंजाइम जो डिस्कवर हुआ उसने डीएनए को मिथाइलेट किया, बैक्टीरियोफाज के डीएनए को मिथाइलेट किया। मिथाइलेट करने से ग्रोथ डेवलपमेंट रुकता नहीं है, वायरस मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड करेगा। लेकिन जब बी को अप्लाई किया गया तो पाया गया कि इसके डीएनए के कुछ पर्टिकुलर साइड से डीएनए मॉलिक्यूल गॉट फ्रेगमेंटेड, डीएनए मॉलिक्यूल उसने कट कर दिया, फ्रेगमेंट में कट कर दिया। डीएनए मॉलिक्यूल वाज फ्रेगमेंटेड, मतलब उसको सीधे तक कट कर दिया। जब और पर्टिकुलर साइड पे कट किया, ये नहीं कहीं से जो आपका वायरल डीएनए था उसको कट कर दिया, कहीं से नहीं कट किया, पर्टिकुलर साइड पर स्पेसिफिक साइड से डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर दिया और उसको फ्रेगमेंट कर दिया। तो इसने डीएनए को कट कर दिया। और जब किसी के जीनोम में जब डीएनए का क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स ऐसा वायरस मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ, इसका ग्रोथ रुक गया बैक्टीरियोफाज पे। इसलिए जो सेकंड एंजाइम को उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम दिया सेकंड एंजाइम को,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम दिया। मतलब इससे क्या कर रहा था, ये उसके डीएनए रेप्लिकेशन को, इसमें रेप्लिकेशन उसके डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को या वायरल पार्टिकल के मल्टीप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, चेक कर रहा था, स्टॉप कर रहा था। इसलिए उन्होंने दूसरे एंजाइम को नाम दिया रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएजेस। और तो ये ध्यान रखा, तो हाँ दो एंजाइम ध्यान रखना, द टू एंजाइम्स इन वेरी अर्ली फेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डेवलपमेंट आइसोलेटेड इन 1963, ईयर भी याद रखना, कोई ईयर भी आता है। और पहला एंजाइम था या दूसरा, मतलब एक एंजाइम था जिसको ऐड करने पर बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो दूसरा एंजाइम जैसे का था उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप हो गया। तब उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया जो पहला एंजाइम जिसको ऐड करने से फाज कल्चर में या जो फाज का जो कल्चर था इकोलाई के अंदर किया गया तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो ग्रोथ कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन जो सेकंड वाला ऐड किया तो उसका ग्रोथ रुक गया। तो ये पाया गया कि जो पहला एंजाइम किया तो उसमें मिथाइलेटेड किया था आपका जो उसका जो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है जीन एक्सप्रेशन को मिथाइलेटेड किया था, बट जो सेकेंड एंजाइम ऐड किया था उसने डीएनए को कट कर दिया, फ्रेगमेंटेड कर दिया। और आफ्टर वंस द डीएनए गॉट फ्रेगमेंटेड उससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल का मल्टीप्लिकेशन रुक गया, या यूं कहें बैक्टीरियोफाज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप हो गया, इसलिए उसको एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा गया। तो ये कहा जाए, लेकिन अभी डिस्कवर नहीं हुआ, उसको कहा गया आफ्टर 5 years। अभी सिर्फ ये मतलब उसका एक बेटा ये मिला कि हाँ ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, लेकिन ये कहा जाए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुआ, अभी नहीं डिस्कवर हुआ। यहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आया, अभी इसका एप्लीकेशन किसी को नहीं मालूम था, बट आफ्टर 5 years in 1968 क्या हुआ, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डिस्कवर हुआ जिसका नाम रखा गया HINT2। ये ध्यान रखना, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम was discovered in 1968 after the discovery of restriction enzyme. After the idea was generated in 1963 that the enzymes who restrict the multiplication of the bacteriophage virus known as restriction enzymes, thereafter in 1968 एक नया एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर हो गया जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नोन एज HINT2। तो बेटा ये HINT2 आपका पहला एंजाइम जो डिस्कवर किया गया। और किसमें डिस्कवर किया गया, मैं एक नाम लिखता हूं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में ये सबसे पहले वहां से इसको देखा गया। ठीक है, तो आज इसको देख सकते हैं HINT2। और बेटा अभी मैं इसका एक क्लास और लूंगा, आज तो आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में मैं एक क्लास बेटा और करूंगा इसमें, और वहां बताऊंगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के क्लासिफाई कैसे करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और अब तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर हो गए हैं और उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी बात हम लोग एक अलग से सेपरेट लेक्चर वीडियो बनाएंगे तो वहाँ बात करेंगे। ये तो ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और आज के जो बेटा टॉपिक का जो फोकस था वो सिर्फ टूल्स पे था। आज ये बताना था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेजर टूल्स क्या है। तो आज मेजर टूल्स की बात हुई है, और ये जो 5 टूल्स थे जो मैंने आपको अभी शेयर किया है मैंने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसके बाद पॉलीमरेजेस, उसके बाद लाइगेजेस, उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर्स, और लास्ट वन होस्ट सेल, आइदर माइक्रोबियल मींस प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स, राइट। तो ये 5 टूल्स आपके फिंगरटिप पे होने चाहिए। एंड द वन टूल इज वी विल गो इन वेरी डिटेल, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आज मैंने बेटा बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ये 2 ईयर याद रखना, 1963 में फर्स्ट टाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइडेंटिफाई किया गया उसके एक्शन के अकॉर्डिंग, बट दे आर नॉट एबल टू आइसोलेट एनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। दे आइडेंटिफाई बट दे आर नॉट एबल टू, दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट। इज इट क्लियर? लेकिन उसके 5 years, जस्ट आफ्टर 5 years, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि आपका एक
स्ट्रेन है, इसके बाद में नॉमेनक्लेचर में बात करेंगे। वहाँ से पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया गया, उसका नाम रखा गया HindII। अब इसका नाम HindII क्यों पड़ा, ये बात है, तो ये बेटा नॉमेनक्लेचर में जानेंगे कि इसमें जीनस का नाम होता है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है जहाँ से आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, तो उसको हम लोग उसी के जीनस, स्पीसीज, फिर जो उसका स्ट्रेन का जो उसका नेम है, फिर उसका क्या है सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हिंद, तो आप देख सकते हैं हिंद है आपका, हीमोफिलस का H आ गया, राइट, इन्फ्लुएंजा का आपका IN आ गया, तो हो गया, और D हो गया स्ट्रेन हो गया, और 2 हो गया मतलब नंबर 2, मतलब उस स्ट्रेन का ये सेकेंड ऑर्डर का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया, तो इसका HindII पड़ गया। तो बेटा नॉमेनक्लेचर के लिए मैं एक अलग से आपको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर आपसे शेयर करूंगा, तो वहाँ हम पाएंगे। तो ठीक है बेटा, इसको आप रिवाइज करिए। फिर मैं सजेस्ट करता हूँ NCERT को पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, एग्जाम्पलर को सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। MCQ के लिए बेटर है कि आप लास्ट 5-6 ईयर के नीट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आपको बहुत अच्छे क्रिएटिव थिंकिंग के एनालिटिकल क्वेश्चंस, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग यू गेट द माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द नीट, आपका डबल प्रिपरेशन होगा। When you will prepare for your board examination and for your NEET examination simultaneously. Thank you very much. Stay fit, fine, remain healthy, and go ahead positively for your board preparation. और आपका बायो गुरु धनंजय आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। मेरे चैनल पर जाइए, पूरा वीडियो देखिए, आपको डाउट हो तो मेरे को आप पोस्ट करिए, और I will try my best to give my all kinds of support in this academics. Okay, beta. Thank you very much.